चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज तारीख हम लोगों का हो जाता है, कितना तारीख है आज? 11 जून 2025। तो हम लोग 11 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर बातचीत करते हैं, है ना। और देखते हैं आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के पास जो आएगा जब भी क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या ऑप्शन आएगा बताते चलेंगे। किस भारतीय राज्य ने आसियान देशों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए बोधि यात्रा जो है आयोजन किया है? तो कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसके बारे में बात कर रहे हैं? बौद्ध विरासत के बारे में। जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा कौन सा राज्य रहेगा? बिहार रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन में कौन सा राज्य रहेगा? बिहार रहेगा। सेकंड में कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा। क्योंकि बिहार आप लोगों के दिमाग में चलेगा कि बिहार है ना, सबसे पहला गया वाला चलेगा। तो ध्यान रखना है, तो ये होगा कौन सा आंसर होगा इसका? उत्तर प्रदेश होगा। क्यों उत्तर प्रदेश होगा? उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ता है सबसे पहले गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं। अपने शिष्यों को क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। कहां पर? पहली बार सारनाथ में देते हैं। और उसके बाद कुशीनगर में क्या करते हैं? जो निर्माण कर सकते हैं, महापरिनिर्माण जो कहते हैं उनको प्राप्त होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। कहां पर? कुशीनगर में होती थी। ये दो प्रमुख बौद्ध स्थल आपको दिखाई पड़ता है। कहां पर दिखाई पड़ता है? उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है। और इसी वजह से जो है बौद्ध यात्रा का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा मेकांग गंगा सहयोग के तहत जो है कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से ये किया है ना। तो उत्तर प्रदेश जो दिखाई, उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य आपको दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश की जो है समृद्ध बौद्ध विरासत को क्या करना है? वैश्विक मंच पर उजागर करना है। और जब वैश्विक मंच पर उजागर किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। कहां पर पर्यटन बढ़ेगा? उत्तर प्रदेश में। तो लाभ किसको मिलेगा? उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना है। और ये चित्र से समझ में कुछ आ रहा है? ये चित्र किसका देखे है? ये क्या चीज का चित्र देखे हैं? बौद्ध स्तूप। ये कहां का बौद्ध स्तूप है? सारनाथ का। यहीं पर पहली बार क्या करते हैं? बैठ के 5 शिष्यों को क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं। कौन? गौतम बुद्ध देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखे हुए वाराणसी से जस्ट बगल में 10 किलोमीटर के आसपास दिखाई पड़ता है, सारनाथ दिखाई पड़ता है। और ये जो आपको मंदिर दिखाई पड़ता है, ये मंदिर कहाँ का है? मंदिर, ये मंदिर आपको दिखाई पड़ता है कहाँ पर? कुशीनगर का दिखाई पड़ता है। ये मंदिर कहाँ पर दिखाई पड़ता है? कुशीनगर का। दो चित्र आपको, दो शब्द का प्रयोग किए थे, कहाँ कहाँ का? सारनाथ का और कुशीनगर का। तो आपको एक सारनाथ का दिखाई पड़ रहा है और ये जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है कहाँ का? आपको कुशीनगर का दिखाई पड़ रहा है ना। यहीं पर इनको जो है कह सकते हैं कि मृत्यु प्राप्त हुई थी। आते हैं अगले प्रश्न पर, आते हैं और बातचीत करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कौन से खिलाड़ी हैं हाल ही में? निकोलस पूरन। आप लोग जानते होंगे निकोलस पूरन को। किस देश के ये खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। मात्र कितने वर्ष के हैं? आपको दिखाई पड़ेंगे मात्र ये आपको 29 वर्ष के हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में ये कह सकते हैं कि आपको किनसे? पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट से, है ना, पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या करते हैं? ये संन्यास ले लेते हैं। तो वेस्ट इंडीज से आपको ये खेलते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये आपको दिखाई पड़ेंगे क्या चीज से खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे? देश दुनिया में जहां पर भी मान के चलिए लीग होगा मैच, तो लीग मैच आपको खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको इंटरनेशनल मैच ये खेलते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप लोग इनको देखे ही होंगे, आप आईपीएल में भी देखे होंगे, है ना। आईपीएल में किस टीम से ये खेलते हैं? ये निकोलस पूरन है। ये किस टीम से खेलते हैं? एलएसजी से खेलते हुए दिखाई पड़ते होंगे। हाँ सही बोल रहे, लखनऊ सुपर जायंट से दिखाई पड़ते हैं ना। और आपको यहां से कुछ कुछ प्रश्न बता देते हैं, जल्दी से बता देते हैं कि हाल के दिनों में कौन कौन से खिलाड़ी क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं। इस वर्ष की केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। 2000 आपको कब का? 25 का। रोहित शर्मा सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई पड़ता है। रोहित शर्मा दिखाई पड़ता है। रोहित शर्मा आपको क्या क्या चीज से संन्यास ले लिया है? आपको T20 से और टेस्ट से, ठीक है। जबकि ये वनडे आपको खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। वनडे आपको रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। सेम वही चीज, वही कंडीशन आपको दिखाई पड़ता है किसके साथ? विराट कोहली के। ये भी T20 आपको खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। उसके बाद कौन सा खेलते हुए नहीं नजर आएंगे? टेस्ट भी खेलते हुए नजर आएंगे। केवल क्या खेलेंगे? वनडे आपको दोनों खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पीयूष चावला आपको, भारतीय पीयूष चावला जो आपको दिखाई पड़ता है, ये सभी चीज से क्या करते हैं? पूरी तरह से इंटरनेशनल और लीग सभी चीज से क्या करते हैं? ये संन्यास ले लेते हैं। स्टीव स्मिथ का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। और स्टीव स्मिथ से क्या लेते हैं? ये केवल क्या ओडीआई से आपको लेते हैं, क्या लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं। लेकिन आपको ये T20 और टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बात करते हैं तो ग्लेन मैक्सवेल जो है आपको क्या चीज से संन्यास ले लेते हैं? ये वनडे से ले लेते हैं। और ये T20 आपको खेलते हुए नजर आएंगे। टेस्ट वैसे ये खेलते ही नहीं है। मार्कस एस्टोनिस के बारे में बात करते हैं तो मार्कस एस्टोनिस आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? ये भी वनडे से क्या करते हैं? संन्यास लेते हैं। और आपको ये T20 खेलते हुए नजर आएंगे। और ये जो तीनों आपको दिखाई पड़ते हैं किस देश के खिलाड़ी हैं?
ऑस्ट्रेलिया के, ये तीनों जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कहाँ के, भारतीय है ना। उसके बाद आते हैं हेनरिक क्लासन, है ना, 32 वर्ष का, लगभग आसपास के 32 वर्ष का, कहाँ के खिलाड़ी हैं हेनरिक क्लासन, आपको दिखाई पड़ेंगे। ये अफ्रीका के खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं। और ये भी हाल ही में क्या करते हैं, सभी फॉर्मेट से ये क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, लीग खेलते हुए नजर आएंगे। एंजेलो मैथ्यूज किस देश के खिलाड़ी है, श्रीलंका के। आने वाले महीनों में 17 जून तक, ये जून सिर्फ लेके हैं, तो 17 जून को जो है इसका बांग्लादेश के खिलाफ क्या हो रहा है, एक टेस्ट श्रृंखला होने वाला है, ठीक है, बांग्लादेश के गोल में। और यहीं पर जो है, जो जिस दिन भी होगा 17 तारीख से मान के चलिए, जब मैच खत्म जिस भी दिन भी होगा, वहां पर ये क्या करेंगे, संन्यास लेंगे, ठीक है, टेस्ट से। तमीम इकबाल का नाम आप लोग सुने होंगे, तमीम इकबाल बांग्लादेश के खिलाड़ी। उसके बाद मार्टिन गुप्तिल वेस्ट इंडीज के, आपको क्या कहते हैं, करुणारत्ने वेस्ट, ये क्या कहते हैं, श्रीलंका के, हाँ सही, श्रीलंका के। आपको मुस्तफिर रहीम दिखाई पड़ेगा, ये कहाँ के, बांग्लादेश का। और ये सभी क्या कर लेते हैं, हाल ही में ये लोग संन्यास लिए हुए है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी के बारे में आपको बता चुके हैं, जितना भी आपको नाम दिए हैं सभी के बारे में आपको बता चुके हैं करंट अफेयर्स में। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान, है ना, क्या है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, एमएस धोनी को शामिल किया गया है ना। सबसे फेमस कप्तान कौन से हैं, एमएस धोनी है। और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इसको शामिल किया गया है। धोनी जो है कह सकते हैं कि 11वें खिलाड़ी के रूप में जो है इस सूची में शामिल हुए हैं। इस यहाँ पर देखते हैं कि धोनी के अलावा इस बार जो है किसको किसको शामिल किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी है कौन, हाशिम आमला, ना देखे होंगे आप लोग, यदि मैच देखते होंगे तो आप देखे होंगे, संन्यास ले चुके हैं बहुत पहले ही। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आपको नाम दिखाई पड़ेगा, किसके बारे में, मैथ्यू हेडन, नाम सुने हैं ना, हाँ। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ का नाम सुने हैं, चलिए सही है। न्यूजीलैंड के क्या कहते हैं, आप नाम सुने होंगे, डेनियल विटोरी का। उसके बाद पाकिस्तान का एक महिला खिलाड़ी है, कौन है, सना मीर, ठीक है, सना मीर को नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा जाके, ठीक है। इंग्लैंड के क्या कहते हैं, महिला टीम का आपको खिलाड़ी दिखाई पड़ेगा, सारा टेलर दिखाई पड़ेगा। और इन सबको जो है शामिल किया गया किसमें, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। क्या होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आइए बात कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो ये तस्वीर, आपको जो तस्वीर जानते हैं वो तो सही है, जो तस्वीर नहीं देखे होंगे, वैसे ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो कि महेंद्र सिंह धोनी को नहीं पहचानते होंगे, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या होता है। जल्दी से नाम आया है तो नाम हम लोग देख लेते हैं, जानकारी होनी चाहिए हम लोगों के पास कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्या है ना। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम जो आपको दिखाई पड़ता है, क्रिकेट का सबसे बड़ा ये सम्मान होता है ना। और उसके बाद क्रिकेट के लंबे, शानदार और इतिहास के दिग्गजों को ये उपलब्धि होती है, मान के चलिए एक तरह से सम्मानित किया जाता है, जो जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी है उसको सम्मानित किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है, 2 जनवरी 2009 से होती है। और आइए नाम हम लोग देख लेते हैं कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में पाने वाले, कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कह सकते हैं, या किसको किसको मिलता है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम किसको मिलता है ना। क्या लिखा हुआ है हेडिंग लाइन, किस आधार पर यह प्रदान किया जाता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तो किस आधार पर, तो 8000 अंतरराष्ट्रीय रन जो बनाएंगे या 20 शतक, ठीक है, स्कोर करना इसके लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट एक मान के चलिए कैरेक्टरिया है कि यहाँ पर आपको इतना कम से कम आपको आना चाहिए। गेंदबाज के बारे में, ये तो मान के चलिए बल्लेबाज आ जाएगा, गेंदबाज, तो गेंदबाज आपको मान के चलिए कि 200 विकेट कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सम्मान किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को संन्यास के कितने दिनों के बाद दिया जाता है, 5 साल के बाद दिया जाता है। धोनी का भी 5 साल हो चुका है ना, इसलिए क्या कहते हैं धोनी को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यहां पे कुछ और प्रश्न बनता है, उसके बारे में भी देख लीजिए। 14 नवंबर 2013 को एक क्रिकेटर है, कौन से, नाम बताइए जल्दी से, सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर क्या लेते हैं, संन्यास लेते हैं। तो 5 साल के बाद इनको मिलना चाहिए था, 2018 में मिलना चाहिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम, लेकिन 2018 में नहीं दिया जाता है। कब दिया जाता है, 2019 में दिया जाता है, 1 साल बाद दिया जाता है। सचिन के अलावा देख लेते हैं कि भारतीय किनको किनको दिया गया था। राहुल द्रविड़ नाम सुने होंगे, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, ये वैसे आपको बता देते हैं, विनू माकड़, वीरेंद्र सहवाग, डायना इदुल जी, उसके बाद बिशन सिंह, इन लोगों को क्या किया गया है, मान के चलिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और हाल ही में किसको शामिल किया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको आने वाले दिनों में किसी भी मान के चलिए कि परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए यहाँ पर आपको कुछ पोर्टल और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह का आपको हाल फिलहाल में रेलवे में प्रश्न पूछता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। हाल ही में क्या कहते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है ना, कौन सा पोर्टल, आइए बात करते हैं उम्मीद पोर्टल। ये किसके लिए है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य, ये सबसे पहले मान देख लेते हैं किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री कौन है वर्तमान में, किरण रिजिजू है। और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में जो है उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया है, याद रहेगा। और उम्मीद का पूरा नाम क्या होता है, देख लीजिए, क्या बोल, जल्दी से बोलिए,
यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 होता है। तो बहुत बड़ा नाम है। तो और सबसे आसान नाम यहां से निकाल सकते हैं वक्फ बोर्ड। आप लोग नाम सुने होंगे, वक्फ बोर्ड हाल ही में चर्चा का विषय रहा है और उसी वजह से जो है उम्मीद पोर्टल को लाया गया है। और उम्मीद पोर्टल के तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो कर सकते हैं कि केंद्रीय पोर्टल वक्फ संपत्तियों की क्या किया जाएगा, रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी की सुविधा इसके अंतर्गत रखा जाएगा। इसका उद्देश्य जो देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, जो ये वक्फ का संपत्ति है और वक्फ का संपत्ति का उपयोग सही दिशा में कैसे किया जाएगा, ये सब इसके बारे में आपको इस पोर्टल में क्या किया जाएगा, विस्तृत से जानकारी मिलेगा। किसके द्वारा इसका लॉन्च किया गया है, किरण रिजिजू के द्वारा। ये जो आपको मंत्री दिखाई पड़ा यही किरण रिजिजू है ना। एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर देखिए, किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल है, सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा, आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किस क्षेत्र में है, तो पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में है। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये आप लोग सीधा याद रखिएगा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। अरे चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। तमिलनाडु ने 2025 में धनुषकोडी को अभ्यारण्य घोषित करके किस प्रवासी पक्षी प्रजाति को जो है विशेष रूप से संरक्षित किया है। तो किस पक्षी को, फ्लेमिंगो को। फ्लेमिंगो को जो आपको दिखाई पड़ता है, आप फ्लेमिंगो देखें आप लोग। तमिलनाडु को जो है नव घोषित धनुषकोडी अभ्यारण्य में क्या किया गया है, ग्रेटर फ्लेमिंगो को संरक्षण की मुख्य प्रजाति में इसको कह सकते हैं कि शामिल किया गया है और इसको संरक्षित किया जाएगा फ्लेमिंगो को। और ये फ्लेमिंगो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये कौन सा मानचिल अभ्यारण्य है, धनुषकोडी अभ्यारण्य। तो आपको याद रखना है क्या क्या यहाँ से प्रश्न याद रखना है कि जैसे आप लोग डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धनुषकोडी अभ्यारण्य कहां पर है, तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मान चलिए किस पक्षी को संरक्षित किया जाता है, फ्लेमिंगो को। ठीक है ना, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा यहाँ से याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लेमिंगो, ये जो आप देखिए फ्लेमिंगो की ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर है ना, इसको मान चलिए अपने तरफ जो है हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं अपने तरफ, इसको क्या कहते हैं, हंस कह देते हैं ना, हंस कह देते हैं। तो लेकिन ये जो पक्षी होती है ये फ्लेमिंगो है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। भारतीय उर्वरक संघ के मान चलिए कि नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, शैलेश सिंह मेहता को नियुक्त किया गया है। सीधा याद रखिएगा, शैलेश मेहता को नियुक्त किया गया है भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष के तौर पर। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र ने अनुच्छेद के तहत मान चलिए पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए जा रहे हैं। तो किस नियम के तहत, अनुच्छेद 240। आप लोग अनुच्छेद 270 बहुत पढ़ चुके होंगे है ना, 270 बोले 370। यहां पर क्या है, अनुच्छेद 240। अब देखिए लद्दाख का लोग जो है एक मांग कर रहा था कि हम लोगों को अनुसूची किस में डाल दो, अनुसूची 6 में डाल दो। ठीक है, अनुसूची 6 में डालने के लिए बात किया जा रहा था भारत सरकार से, लेकिन भारत सरकार जो है उसकी मांग को पूर्णतः नहीं मांग करता है। लेकिन अनुच्छेद इसको कहां पर रख दिया जाता है, अनुच्छेद 240, मतलब इसको विशेष बहुमत दिया जाएगा। विशेष मान के थोड़ा सा क्या क्या जा सकता है, लाभ दिया जाएगा। किसके तहत, 240 के तहत। तो आपको 240 जो है आर्टिकल, जब भी आपको पॉलिटी सा प्रश्न पूछा जाएगा कि 240 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अनुच्छेद आपको 240 के तहत जो है लद्दाख के लिए नियम जारी किया जा रहा है। और राष्ट्रपति के तहत जो कह सकते हैं कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को शांति और सुशासन के लिए कह सकते हैं नियम बनाने का यहाँ पर अधिकार देता है। किसको, आपको, लद्दाख को। तो याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल, 240। किसको मान चलिए विशेष कह सकते हैं कि फायदा मिलेगा यहाँ से, लद्दाख को, है ना। लद्दाख का मैप आप लोग देखे होंगे और लद्दाख का ये, चलिए मैप पर अभी हम ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, थोड़ा समय कम है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। जितना भी प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है किसी न किसी परीक्षा में आने वाले आपको दिख जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। दाऊदअली हेडिंग का नवपाषाणकालीन आवास स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये हाल ही में जो है ये आपको दिखाई पड़ेगा पेपर में, आपको ये स्थल जो है हेडिंग लाइन बनते हुए, कौन सा, दाऊदअली हेडिंग। ये जो है नवपाषाणकालीन यहाँ पर कुछ अवशेष मिला है, कहां पर है, ये असम में है। तो आपको सीधा प्रश्न याद रखना है कि दाऊदअली हेडिंग जो है ये स्थल आपको कहां पर दिखाई पड़ रहा है, असम में दिखाई पड़ रहा है। 2700 मतलब 2700 साल पहले। और ये किस वर्ष का आ जाएगा, मतलब कौन सा पाषाण का आ जाएगा, नवपाषाणकालीन आ जाएगा, 2700 पहले, है ना।
ये आपको दिखाई पड़ रहा है पुराना नवपाषाण कालीन दिखाई पड़ता है आवास स्थल, और ये कहां पर, दाउजली हेडिंग असम में, और ये कह सकते हैं कि दिमा हसाओ जिले में अवस्थित है। तो सीधा याद रखिएगा यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ से मान के चलिए पत्थर के कुछ औजार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पत्थर के औजार। उस वक्त मान के चलिए पाषाण कालीन है तो पत्थर के ही मिलेगा ना, तो पत्थर के औजार आपको दिखाई पड़ते हैं, कुछ कुछ बर्तन दिखाई पड़ते हैं, तो ये सब आपको दिखाई पड़ता है दाउजली हेडिंग से। ये देखिए, ये जो आपको पत्थर के कुछ कुछ क्या है अवशेष दिखाई पड़ते हैं, ये आपको सीधा याद रखना है। दाउजली कहां पर है? ये असम में है, याद रहेगा। और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए आपको याद रखना है, और बैंक के यदि तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो और मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है। रेपो दर, वैसे मान के चलिए ये पहले ही आपको करवा चुके हैं, एक बार फिर से करवा रहे हैं। रेपो दर कितने आधार अंकों की इसमें कटौती की गई? कितने आधार का? 50% का। वर्तमान में रेपो दर कितना कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा? कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया? 6.25, यही कर दिया गया। आइए फरवरी 2025 में जो है अब तक की आरबीआई ने कह सकते हैं कि नीतिगत रेपो दर में जो है 100 आधार अंकों की क्या कर दिया गया? कटौती कर दिया गया। फरवरी में देखते हैं तो आरबीआई क्या करता है, फरवरी की बात करते हैं तो इसमें 25 आधार अंक कम करता है, मतलब 0.25। तो आपको दिखाई पड़ता है, कितना दिखाई पड़ता है? 6.2। पहले कितना था? 6.50 था। तो फरवरी में कितना किया? तो 6.25। अप्रैल में इसको फिर से 25 कम करता है, 25 आधार, तो मतलब कितना हो गया? केवल 6% हो जाएगा। अभी फिर से क्या कर देता है? 50 कम करता है, मतलब कितना कर दिया गया? वर्तमान में कितना घटाकर कर दिया गया? 5.5 कर दिया गया है। याद रखिएगा, कितना कर दिया गया है? 5.5। अब बैंक क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा लोन देने की मार्केट में, है ना, मुद्रास्फीति को बढ़ाने का काम करेगा। अरे तो याद रखिएगा, ये किसी भी परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि वर्तमान में रेपो दर कितना है। आप देख लीजिएगा, किसी को भी याद रखिएगा, आपको 6 बोलेगा या तो 6.25 बोलेगा या तो क्या बोलेगा? 6.5 बोलेगा। 5.5 तक अभी तक मान चलिए कि नहीं बोलेगा। जो करंट टीचर पढ़ा रहा होगा केवल उसी को पता होगा, नहीं तो जो पुराना पढ़ाता है तो वो तो पुराना ही डाटा पढ़ाते रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपको कुछ कुछ बता देता है और बता देते हैं, जैसे कि नीतिगत रेपो दर में मान चलिए कितना कर दिया गया? अभी पता है कितना? 5.5। पहले कितना था? ये पहले का मान चलिए, ये आपको नीतिगत रेपो दर, चलिए रहने दीजिए, उतना ही रहा। आपको रिवर्स रेपो दर में कितना कर दिया गया है? 3.35। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। अस्थायी जमा सुविधा में कह सकते हैं कि इसमें कितना कर दिया गया? 5.25। जो पहले कितना था? 5.75 था। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा क्या क्या आप लोगों को पूछा जाएगा। आपको तो एक तो ये रिवर्स रेपो रखिएगा, बैंक दर रखिएगा। बैंक दर कितना कर दिया गया है? 5.75 कर दिया गया। जो पहले कितना था? 6.25। आपको नाम आता है CRR का। CRR कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया। कितना? 4%। जो आप लोग पहले पढ़ते होंगे 4.5 पढ़ते होंगे, तो 4% किया गया है। आने वाले दिनों में इसको और घटाया जाएगा। वैधानिक तरलता जो आप लोग पढ़ते होंगे, SLR पढ़ते होंगे, ये कितना प्रतिशत कर? इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। 18% का 18% है रखा हुआ, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोग जल्दी से बात कर लीजिए। पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था? हाल ही में 2025 फ्रेंच ओपन महिला एकल किसने खिताब जीता है? जल्दी से बोलिए, किसके द्वारा? कुछ लड़का जो है आंसर गलत दिया है, जो कमेंट बॉक्स में मान के चलिए यूट्यूब पर दे रहे हैं, तो आंसर उन लोगों के लिए है कि आंसर आप लोगों को सुधार करके देखिएगा, अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोको गॉफ होगा, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे बात को। करवा चुके हैं आप लोगों को, अच्छे से करवा चुके हैं। पुरुष का कौन जीता है? जल्दी से बता दीजिए। पुरुष का, पुरुष कौन जीता है? पुरुष कौन जीता है? पुरुष जल्दी से पूछना। महिला तो आपको दिया हुआ है, महिला आपको दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है? कोको गॉफ दी हुई है। इसी में हम जस्ट पूछ रहे हैं कि 2025 मान के चलिए फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? किसके द्वारा? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ठीक है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है ना, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए आज का प्रश्न हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम, जो आपको कल बताए थे, उस प्रश्न को आपको कहां तक जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग सीधा छोड़ देना है। आपको कहां पर जवाब देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी करना पड़ा है क्योंकि समय कम है ना। मिलते हैं आप लोगों से फिर से अगले वीडियो में।